बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इन्फोडेस्क। इलेक्शन ऑफिसर की तैयारी के लिए जो सीरीज़ चल रही है उसमें से हमने 7 चैप्टर कर लिए हैं पहले, और आज जो चैप्टर करना है वो हमने 8 और 9 कर रहे हैं। पहले सारे चैप्टरों की जो वीडियोज़ हैं वो मौजूद हैं इसी चैनल पर, तो आप वो अगर देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में मौजूद हैं। आज के जो चैप्टर में जो चैप्टर है वो पहले हमने 8 करना है। उसके तकरीबन 8-10 सेक्शन हैं, तो वो हम पहले करेंगे। तो हम बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। आज चैप्टर 8 जो है वो और उसका जो डील करता है, उसका जो चैप्टर का नाम है वो है इलेक्शन एक्सपेंसेस एंड स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। यानी कि जो ये चैप्टर है वो इलेक्शन के जो मुख्तलिफ अखराजात होते हैं जो कि कैंडिडेट होते हैं उनके असास से, और जो उनको इजाज़त होती है कि वो कितने एक्सपेंसेस कर सकते हैं, ये सारा उनसे डील करता है। इसका जो पहला सेक्शन है वो सेक्शन 132 है। 132 में है कि रिस्ट्रिक्शंस ऑन इलेक्शन एक्सपेंसेस, यानी कि कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो कि एक कैंडिडेट अपने इलेक्शन के जो इश्तिहारी मुहिम होती है, जो भी उसकी जो कैंपेन होती है वो उस पर खर्च कर सकता है। तो वन सेक्शन 132 के मुताबिक द इलेक्शन एक्सपेंसेस ऑफ ए कैंडिडेट शैल बी इंक्लूड द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द एनी पर्सन और एनी पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि एनी पर्सन या कई पॉलिटिकल पार्टी ऑन द बिहाफ ऑफ द कैंडिडेट और बाय द पॉलिटिकल पार्टी स्पेसिफिकली फॉर द कैंडिडेट। यानी कि जो एक पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट होता है या उसका जो भी उसके एक्सपेंसेस होते हैं वो किस तरह खर्च करेगा, उसका क्या प्रोसीजर होगा, वो सेक्शन 132 में बताया गया है। आगे वो कहता है कि इसकी जो है ना एक्सपेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। उसमें उसमें क्या है कि उसका जो भी सामान होगा, उसकी एडवर्टाइजमेंट होगी, उसका ट्रांसपोर्ट होगी, वो सारे उसके खर्चे उसमें से शामिल होंगे। उसके बाद वो कहता है कि जो इसका खर्चा होगा, यानी कि कितना होगा एक इलेक्शन का, कि इलेक्शन की सीट के लिए। पहले उसने कहा है कि जो सेक्शन 132 के मुताबिक एक सेनेट का जो इलेक्शन लड़ता है उसका जो खर्चा है सारा मिलाकर वो कितना होगा, तो वो इसके मुताबिक 1,500,000 रुपीज़ ऑफ फॉर ए सेनेट सीट्स। उसके बाद है जो नेशनल असम्बली क्या है उसका 4 मिलियन रुपीज़ फॉर द इलेक्शन सीट ऑफ नेशनल असम्बली कैंडिडेट। उसके बाद जो है ना प्रोविंशियल असम्बली का वो 2 मिलियन रुपी है, क्योंकि वो अपनी मुहिम पर खर्च कर सकता है, अपनी कैंपेन पर खर्च कर सकता है। उसके बाद सेक्शन 133 है, इसमें है कि बैंक अकाउंट्स फॉर इलेक्शन एक्सपेंसेस, यानी कि जो इलेक्शन उसका एक्सपेंसेस होगा उसका एक स्पेशल एक अकाउंट बनाएगा। वो अपनी जब भी कागजात अपने जो नॉमिनेशन पेपर हैं वो जमा करवाएगा तो उसके बाद फौरी तौर पर एक अकाउंट खुलवाएगा जो सिर्फ उस पर्पज़ के लिए होगा कि उसके जो इलेक्शन की जो एक्सपेंसेस हैं उसमें से वो पैसे उसमें डालेगा और उसने खुलवाएगा। वो एक लिमिट के उसकी एक लिमिट होगी उस बैंक में, उससे ज़्यादा वो उसमें लिमिट से एक्सपेंस उसके एक्सीड नहीं कर सकता, यानी कि उतने ही पैसे उसमें से निकलवाएगा या जमा करवाएगा। किसी भी बैंक में वो अपना अकाउंट खुलवाएगा नॉमिनेशन पेपर के बाद। उसके बाद है रिटर्न ऑफ एन इलेक्शन एक्सपेंसेस, ये सेक्शन 134 है। ये भी रिटर्न से डील करता है कि इलेक्शन एक्सपेंसेस के रिटर्न्स क्या होंगे, वो सारा सेक्शन 134 के मुताबिक उसमें से क्या क्या उसकी पाबंदी होगी, कितने होंगी, कितने डेज़ के अंदर होगा, विद इन 30 डेज़, यानी कि रिटर्न जो जमा होंगे वो विद इन 30 डेज़ आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ उसके जब लिस्ट में नेम आएगा उसके 30 दिन के अंदर अंदर। उसके बाद होगी उनकी इंस्पेक्शन होगी, जो रिटर्न जमा कराएगा उसकी चेकिंग होगी। उसके बाद जो सेक्शन है वो है सेक्शन 136 है। ये डील करता है कि एक्शन रिलेटिंग टू द इलेक्शन एक्सपेंसेस, एक्शन रिलेटिंग टू द इलेक्शन एक्सपेंसेस, यानी कि क्या जब उसके सारे जमा होंगे पैसे या उसके जो याद हो कि उसने इतने खर्च करने हैं, उसके बाद एक्शन होगा इलेक्शन एक्सपेंसेस के मतलब क्या उसने उससे एक्सीड किया है। The commission shall in accordance with such procedure as may prescribed but within 90 days, यानी कि 90 दिन के अंदर अंदर from the date of submission of return the election expenses scrutinize करेगा और cause to be scrutinized the returns of election expenses submitted by the each contesting candidate including the returns candidate। उसके बाद जो है ना वो अगला सेक्शन जो है
वो सेक्शन 137 है, जो कि डील करता है सबमिशंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, यानी कि जो इसकी स्टेटमेंट एक जमा कराएगा। हमने अक्सर न्यूज़ में सुनते हैं कि वो अपने इलेक्शन एक्सपेंसेस या एसेट्स जो है ना वो जमा किसी ने कैंडिडेट नहीं करवाए, इतने कैंडिडेट नहीं करवाए, तो वो जो असल है वो सेक्शन इलेक्शन कमीशन का 137 के मुताबिक ये सारे एसेट्स आपने जमा करवाते हैं एक स्टेटमेंट के तौर पर, वो सेक्शन 137 के मुताबिक। उसमें से क्या होगा, कब जमा करवाएंगे? एवरी कैंडिडेट मेंबर ऑफ असम्बली और सेनेट शेल सबमिट द कमीशन ऑन और बिफोर 31 दिसंबर, यानी कि हर 31 दिसंबर जो ईयर का होगा उसमें से कापी जमा करवाएगा अपने एसेट्स की। उसके बाद है पब्लिकेशंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। उसके बाद जब वो जमा करवाएगा कापी, उसके बाद एक ऑफिशियल गजट के तौर पर इलेक्शन कमीशन जो है ना वो एक लिस्ट जारी करेगा कि किसके कितने असासे हैं। हम अक्सर न्यूज़ में सुनते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म कितने असासे हैं और कितने सबसे कम किसी के हैं, किसके, ये सब सेक्शन 138 के मुताबिक होता है। उसके बाद जो अगला चैप्टर है वो चैप्टर 9 है। ये इलेक्शन डिस्प्यूट से डील करता है कि कौन कौन से डिस्प्यूट हैं, किस तरह हल होंगे, क्या तरीक़ाकार होगा। ये सारा सेक्शन जो है ना 139 से लेकर 160 से ऊपर के हैं, ये सारे इससे डील करते हैं। इसमें 139 जो है वो कहता है कि इलेक्शन पिटिशंस क्या होंगी, कब होंगी, ये सारा 139 में है। नो इलेक्शन शेल बी कॉल्ड इन क्वेश्चंस एक्सेप्ट बाय द इलेक्शन पिटिशन फिल्ड बाय द कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन, यानी कि कोई ऐसी नहीं कबूल की जाएगी कि सिर्फ वो उसका जो है ना उसका जो केस होगा वो सिर्फ इलेक्शन पिटिशन यानी कि पिटिशन ही दायर करेगा, तभी उसके बाद सुना जाएगा। उसके बाद है सेक्शन 140 है अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल। इन पिटिशंस को सुनने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे। सेक्शन 140 के मुताबिक वो इन सारे जो है ना मसाइल को वो डील करेंगे कि किस तरह को हल करना है। ये सारे जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल होंगे ये कब बनेंगे? ये इलेक्शन के बाद, जब किसी का अगर कोई देता है कि मैं श्रद्धांजलि है या कोई और मसला है, तो वो सेक्शन 144 के मुताबिक वो ट्रिब्यूनल किसी अपना जो है ना केस पेश करेगा। इस इलेक्शन ट्रिब्यूनल में कौन होंगे? इसमें से जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के जज होंगे, हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे या हाउस सर्विस, वो इनको इन मसाइल को डील करेंगे। उसके बाद है सेक्शन 141 है पावर ऑफ द इलेक्शन ट्रिब्यूनल। उनकी पावर क्या होंगी? उनकी पावर, सारी पावर तो जो उनकी होंगी ना वो सेक्शन 141 में दी हैं कि द इलेक्शन ट्रिब्यूनल शेल have all power of civil courts trying to suits under the code of civil procedure 1908 and shall deem to be civil court within the meaning of the section 476 and 480 and 482 of this code, यानी कि जो इस कोड के मुताबिक दी गई हैं वो सारी पावर उसमें होंगी फॉर द पर्पज ऑफ एनफोर्सिंग attendance of witnesses at the local limits of the jurisdiction. Election tribunal shall be the territories to which this act extended। ये सारा सिविल प्रोसीजर 1908 जो है एक्ट, उसके मुताबिक ये सारी पावर उसको दी जाएंगी, उसको प्रेजेंट करेंगे। उसके बाद प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटिशन है कि प्रेजेंटेशन ऑफ पिटिशन कब होगी, किस सेक्शन के ताबे होगी, वो सेक्शन 142 है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन हैं वो हैं सेक्शन 144 है, वो 444 है, जिसमें से कंटेंट ऑफ द पिटिशंस, यानी कि कंटेंट्स ऑफ द पिटिशन की जो है ना क्या कंटेंट्स होंगी, वो सेक्शन 144 है कि क्या इसका मसला क्या है, इसका कौन सी ये पिटिशन लेकर आया है, ये सारी सेक्शन 144 है। उसके बाद है प्लेस ऑफ ट्रायल, यानी कि प्लेस ऑफ ट्रायल, ये सेक्शन 150 इम्पॉर्टेंट सेक्शन है कि कहाँ पर ट्रायल होगा। इसका जो फैसला है वो इलेक्शन कमीशन ही करेगा कि किसी भी जगह पर, यानी कि 150 जो है वो कहता है कि एज मे फिट, यानी कि जहाँ इलेक्शन कमीशन चाहेगा कि किस जगह पर इसका मसला सुनना है तो वो वहाँ पर सुनेगा। द ट्रायल ऑफ एन इलेक्शन पिटिशन शेल बी हेल्ड एट सच प्लेस और प्लेस एज ट्रिब्यूनल में थिंक फिट, यानी कि ये इससे डील करता है। उसके बाद सेक्शन 151 है पावर ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पिटिशन, ये पावर होती है कि पिटिशन ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। उसके बाद है 154 है डिसीजन ऑफ द इलेक्शन ट्रिब्यूनल है और अपील अगेंस्ट डिसीजन, यानी कि इसका जो फैसला होगा और उसके फैसले की अपील होगी, ये सेक्शन 150। ये सारे सेक्शन आए थे, उम्मीद है आपको समझ आएगी। अगर समझ आया तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया।